देखते ही देखते 1 महीना गुजर गया और इस बीच राघव से मेरी बात होती रही। इस 1 महीने में हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानने पहचानने लगे। जून महीने का आखिरी हफ्ता चल रहा था। मम्मी ने भैया और मौसी जी के साथ गुजरात जाने का प्लान बनाया ताकि वहां जाकर राघव का घर देख सके और शगुन की रस्म भी अदा कर सके। राघव के घर वालों ने मुझसे भी आने को कहा, लेकिन शादी से पहले वहां जाना मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा। मैं नहीं जा रही थी, इसलिए मैंने जिया से कहा कि तुम चली जाओ। 2 दिन के बाद टिकट्स बुक हो चुके थे। गुजरात जाने से 1 दिन पहले मैं अपने ऑफिस में थी और अपने काम में लगी थी कि अचानक से ख्याल आया, मम्मी राघव के लिए पहली बार जा रही थी, क्या मुझे राघव के लिए कुछ भेजना चाहिए? मैंने अपना लैपटॉप साइड किया और पास पड़े खाली पेपर्स उठा लिए। मैं राघव के लिए खत लिखने जा रही थी। चैट्स और कॉल्स के ज़माने में खत लिखना भी अपने आप में खूबसूरत एहसास है। आज से पहले मैंने किसी के लिए खत नहीं लिखा था। उस खत में मैंने हर वो बात लिखी जो मैं अपने और राघव के रिश्ते को लेकर महसूस करती थी। ये सब क्यों हो रहा था मैं नहीं जानती थी, पर राघव के लिए ये सब करना मुझे अच्छा लग रहा था। मेरी जिंदगी में कुछ एहसास थे जो मैं सिर्फ उसके लिए बचा कर रखना चाहती थी। उस खत को मैंने एक लिफाफे में रखा और अपने बैग में रख लिया। शाम में ऑफिस से जल्दी निकल गई ताकि राघव को कोई तोहफा दे सकूं। मैं अपने शहर के एक ब्रांडेड शोरूम में चली आई। अपने 28 साल की जिंदगी में मैंने कभी ब्रांडेड कपड़े नहीं पहने थे, ना ही कभी ब्रांडेड शोरूम आई थी। मुझे राघव के लिए हल्के आसमानी रंग का एक शर्ट पसंद आया, लेकिन साइज का पता नहीं था। मैंने अंदाजे से ही शर्ट खरीद लिया। शर्ट पैक करवाते वक्त मेरी नज़र रैंक में लगे एक और शर्ट पर चली गई, जिसका रंग डार्क मेहरून था। मुझे वो शर्ट भी बहुत पसंद आया। मैंने उसे भी पैक करने को कह दिया और बिल चुकाकर वहां से निकल गई। घर की ओर जाते हुए नजर बेकरी शॉप पर चली गई तो मैं उसके अंदर चली आई। राघव को चॉकलेट्स बहुत पसंद थे और इस बार मैंने उसके लिए 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 40 चॉकलेट्स खरीदे, जिनमें सभी मिक्स थी। वो सब लेकर मैं घर चली आई। घर आकर देखा मम्मी और जिया जाने के लिए अपना बैग पैक कर रही थी। अगले दिन सुबह 7 बजे ट्रेन थी, इसलिए उन्हें सुबह जल्दी निकलना था। मैंने जिया को सामान देते हुए कहा, इन्हें भी अपने बैग में रख लो। जिया ने मुस्कुराते हुए उन्हें बैग में रख लिया। मैंने चॉकलेट्स को एक बॉक्स में पैक कर दिया और वो भी जिया को दे दिया ताकि वह मेरी तरफ से राघव को दे सके। जो खत मैंने राघव के लिए लिखा था उसे मैंने उसी शर्ट की जेब में रख दिया ताकि वो सिर्फ राघव को मिले। मैंने कुछ सामान निकालने के लिए अपनी अलमीरा खोली तो उसके कोने में रखे एक बॉक्स पर मेरी नजर चली गई। मैंने उस डिब्बे को उठाया और खोला। उसमें आदिनाथ महादेव की काले रंग की बनी ध्यान की मुद्रा में एक बहुत ही खूबसूरत मूर्ति थी। मैंने उसे कुछ सालों पहले खरीदा था, लेकिन किसी को तोहफे में ना देकर अपने घर में ही रखा, क्योंकि मेरा मानना था कोई भी चीज सही वक्त पर एक सही इंसान के पास पहुंच ही जाती है। मैंने उसे एक अच्छे रैपर में पैक किया और जिया को दे दिया। आज से पहले मैंने अपने महादेव को किसी से नहीं बांटा था, लेकिन राघव के लिए महादेव का भेजा तोहफा ही तो था। उसने मेरी बेरंग जिंदगी में रंग भरने का काम किया था। रात का खाना खाकर मैं छत पर चली आई। कुछ देर बाद राघव का फोन आया और उसने आने का पूछा। मम्मी, जिया, भैया और मौसी मौसाजी कल सुबह निकल जाएंगे। मैंने कहा, आप भी आ जाओ। राघव ने कहा, नहीं, मैं बाद में आऊंगी, हमेशा के लिए। मैंने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है। राघव ने कहा। कुछ देर राघव से बातें होती रही और फिर मैं नीचे चली आई। सुबह सब जल्दी उठ गए। मम्मी और जिया तैयार होकर सामान लेकर घर से निकल गए। भैया और मौसी मौसाजी उन्हें स्टेशन पर मिलने वाले थे। उनके जाने के बाद मैं भी तैयार होकर ऑफिस चली आई। रात 9 बजे वो लोग गुजरात पहुंचे। जिया ने बताया कि राघव उन्हें लेने स्टेशन आया था। राघव उनके साथ बिजी था, इसलिए मैं खाना खाकर सोने चली गई। अमूमन मैं रात में फोन साइलेंट ही रखती थी,
रात के 11 बजे राघव का फोन आया और मैं सो चुकी थी। सुबह उठी तो देखा राघव का फोन आया हुआ था और मैसेज भी। मैंने उसे गुड मॉर्निंग ना भेजकर सीधा फोन कर दिया। हेलो, गुड मॉर्निंग, राघव ने कहा। गुड मॉर्निंग, आपने रात में फोन किया था? मैंने उठकर बैठते हुए कहा। हाँ, जिया ने मुझे कुछ गिफ्ट्स दिए थे, उन्हें अकेले खोलने का मन नहीं किया, इसलिए आपको कॉल किया था, लेकिन आपने उठाया नहीं। राघव ने कहा। कल मैं जल्दी सो गई थी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं तैयार हो जाता हूँ, फ्री रहूंगा तो फोन करूंगा। राघव ने कहा, ठीक है, मैंने कहा और फोन काट दिया। धीरे धीरे मेरी ही तरह राघव भी मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा मानने लगा था। ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने घर की साफ सफाई और नाश्ता बनाने में जुट गई। कुछ देर बाद राघव का मैसेज आया। थैंक यू। थैंक यू किस लिए? मैंने लिख भेजा। आपने मेरे लिए ये सब भेजा, उसके लिए। राघव ने कहा, ठीक है, फिर आज आप वही शर्ट पहनना जो मैंने भेजा है और अपनी फोटो जरूर भेजना। मैंने लिख भेजा। कुछ देर बाद राघव ने अपने 2 फोटो भेजे जिनमें वह काफी अनकंफर्टेबल दिख रहा था। अगले ही पल उसका मैसेज आया। यार, शर्ट तो अच्छा है लेकिन काफी लूज है। कोई बात नहीं, आप मम्मी के साथ वापस भिजवा दीजिए, मैं चेंज करवा दूंगी। मैंने लिख भेजा। अरे नहीं, पहली बार आपने कुछ भेजा है, मैं रख लेता हूँ, मैं इसे अपने टेलर को दे दूंगा, वो ठीक कर देगा। राघव ने कहा, ठीक है, वैसे शर्ट की जेब में कुछ और भी था। मैंने लिख भेजा क्योंकि अब तक राघव ने उस लेटर का कोई जिक्र नहीं किया था। आपने मेरे लिए लेटर लिखा है? राघव ने कहा। आपने पढ़ा? मैंने लिख भेजा। मेरे हाथ में ही है, राघव ने कहा। ये देखकर मेरा दिल धड़क उठा क्योंकि उस खत में जो एहसास थे उनका जिक्र आज तक मैंने राघव के सामने नहीं किया था। मैंने अपनी धड़कनों के सामान्य होने का इंतजार किया और लिख भेजा। अच्छा लगा आपको? इस बारे में मैं आपसे शाम में बात करूंगा, अभी मुझे सब बाहर बुला रहे हैं, राघव ने कहा। ठीक है, जाइए। मैंने लिख भेजा। मैंने फोन साइड में रख दिया और ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगी। ऑफिस आकर मैं अपने काम में लग गई। वहीं घर वालों ने राघव का तिलक किया, उसे शगुन दिया और रिश्ता पक्का कर दिया। राघव का फोन आया और उसने कहा, आज मैं आपको बार बार परेशान कर रहा हूँ क्योंकि आज मेरी ऑफिस से छुट्टी है और आप ऑफिस में हो। कोई बात नहीं, कैसे फ़ोन किया? मैंने पूछा। वो मुझे आपसे कुछ पूछना था, राघव ने कहा। हाँ कहिए, मैंने कहा। गिफ्ट क्या चाहिए आपको? राघव ने एकदम से पूछा। कुछ भी नहीं, आप काफ़ी हो मेरे लिए, मैंने कहा। मैं तो आपको मिल चुका हूँ और आज तो कंफर्म भी हो गया। मेरे अलावा बताओ गिफ्ट क्या चाहिए? देखो, मुझे लड़कियों के लिए गिफ्ट खरीदना नहीं आता, अब जल्दी से बताओ क्या चाहिए, राघव ने कहा। आप अपनी पसंद से कुछ भी भेज दीजिए, मैंने कहा क्योंकि राघव से कुछ मांगने में मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। ठीक है, मुझे आपकी मम्मी और जिया को लेकर बाहर जाना है तो मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, कहकर राघव ने फोन रख दिया। मैं मुस्कुरा उठी और सोचने लगी, क्या सच में कोई इतना सीधा और मासूम हो सकता है? बॉस की आवाज लगाने से मेरी तंद्रा टूटी और मैं वहां से चली गई। सबने उसे खूब परेशान किया। घर वालों की वापसी की ट्रेन अगले दिन सुबह 7 बजे थी, इसलिए सब रात में वहीं रुक गए। देर रात राघव का फोन आया। हाँ जी, मैंने राघव की तरह बात करते हुए कहा। आज तो सबने मिलकर मुझे ड्राइवर बना दिया। बहन और बच्चों को लेकर बाहर मार्केट छोड़कर आया हूँ। 1 घंटे बाद उन्हें लेने वापस जाऊंगा। सोचा थोड़ी देर आपसे बात कर लेता हूँ, राघव ने कहा। थक गए होंगे ना आप? मैंने कहा। हाँ ना यार, सर भी दर्द हो रहा है, राघव ने थोड़ा थके हुए स्वर में कहा। दवा ले लीजिए, मैंने चिंता करते हुए कहा। घर जाकर लूंगा, अभी रास्ते में हूँ। आप बताओ क्या कर रहे हो? राघव ने पूछा। बस खाना खाया है
और थोड़ा काम कर रही थी, मैंने कहा। राघव ने मुझे दिन भर का हाल सुनाया। मैं बस मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुने जा रही थी। उससे कुछ कहने से ज्यादा मुझे उसे सुनना पसंद था। इन दिनों उस आवाज की मुझे एक आदत सी हो चुकी थी। घर पहुंचकर राघव ने फोन काट दिया और मैं भी सोने चली गई। फोन को इस बार मैंने वाइब्रेशन मोड पर रख दिया ताकि दोबारा मैं राघव के फोन को मिस ना करूं। अगली सुबह फोन के वाइब्रेशन से मेरी नींद खुली। मैंने देखा फोन राघव का ही था। मैंने फोन उठाया और आंखें मूंदे कहा, हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप अभी तक सो रहे हो? मैं तो आपके घर वालों के साथ स्टेशन पे खड़ा हूँ, उनकी ट्रेन के लिए। राघव ने कहा। क्यों, आप भी आ रहे हो क्या उनके साथ? मैंने बिस्तर पर पड़े पड़े कहा, मुझे किसी ने बुलाया ही नहीं तो मैं कैसे आऊंगा? मैं इनको स्टेशन तक छोड़ने आया हूँ। राघव ने कहा। बुला लेंगे, बड़ी जल्दी है आपको? मैंने राघव को छेड़ते हुए कहा। नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। राघव ने कहा तो मैं हंसने लगी। कुछ देर उससे बात हुई और फिर उसने फोन रख दिया। घर वाले वहां से राजस्थान के लिए रवाना हो चुके थे। रात 8 बजे मम्मी और जिया घर पहुंचे। बाकी भैया, मौसी, मौसाजी स्टेशन से ही अपने घर चले गए। घर आते ही मम्मी ने राघव और उसके घर वालों की तारीफ करनी शुरू कर दी। मैं बस मुस्कुराते हुए उन सब की बातें सुन रही थी। राघव की मम्मी ने शगुन के नाम पर मेरे लिए एक साड़ी और सूट भेजा था। राघव ने मेरे लिए कोई गिफ्ट भेजा था जो मुझे जिया ने ला कर दिया और सबके सामने ही उसे खोलने की जिद करने लगी। मैंने वो पैकेट खोला तो मैं हंसे बिना ना रह सकी। राघव ने मेरे लिए एक छोटा लेडीज पर्स और एक टेडी भेजा था। जिया ने देखा तो वो हंसने लगी और कहा, ये जीजू तो बच्चे हैं, टेडी भेजा तेरे लिए, सो फनी। शट अप, मैंने जिया से कहा और वो टेडी संभाल कर अपनी अलमीरा में रख दिया। राघव ने भी कुछ भेजा हो, पर जो भी भेजा वो दिल से भेजा था। सोचकर मैंने उसे स्वीकार किया। मैंने राघव को थैंक यू लिखकर भेज दिया, लेकिन वो शायद कहीं बिजी था, इसलिए जवाब नहीं दिया। देर रात सभी बातें करते रहे और फिर सोने चले गए। रिश्ता पक्का हो चुका था। मेरे और राघव के साथ दोनों परिवार भी खुश थे। हंसी खुशी बातें करते हुए एक हफ्ता निकल गया। एक शाम मैं अपने ऑफिस से जल्दी चली आई। मैं राघव से फोन पर बात कर ही रही थी कि बातों बातों में मैंने राघव से उस खत के बारे में पूछ लिया तो राघव ने लापरवाही से कहा, हाँ वो मैंने पढ़ा था, अच्छा लिखा था। मुझे नहीं लगता आज से पहले आपको किसी ने ऐसा खत लिखा होगा। मैंने कहा, आपसे भी अच्छा खत लिखा था किसी ने मेरे लिए। राघव ने कहा। ये बात कहकर वह मुझे चिढ़ाना चाहता था या सताना, ये तो वही जाने, पर न जाने क्यों उसकी ये बात मुझे एकदम से बुरी लगी और मैंने कहा, ठीक है, फिर जाकर उसी से बात करो। मैंने फोन काट दिया। अगले ही पल राघव का फोन आया, लेकिन मेरा फोन उठाने का मन नहीं हुआ। आज से पहले हमारे बीच बहुत बार ऐसी चीजें हुई, लेकिन हमेशा मैंने ही सामने से सॉरी बोलकर हमारे बीच के झगड़े को खत्म कर दिया था। राघव सॉरी बोलने में विश्वास नहीं रखता था, ना ही वो जल्दी से माफी मांगता था। पर इस बार नहीं, इस बार उसकी बात सुनकर मुझे सच में हर्ट हुआ था। इसलिए अगले 4 दिन तक मैंने उसे कोई मैसेज और फोन नहीं किया। मैं बस इंतजार करती रही कि उसे अपनी गलती का एहसास होगा और वो मुझे मैसेज करेगा, लेकिन उसने नहीं किया और ये चीज और भी ज्यादा तकलीफदेह थी। मैं दिन भर उसके बारे में सोचती रहती थी, उसे याद करती रहती थी, लेकिन वह न जाने कौन सी जिद कर बैठा था। एक रात जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने ही मैसेज करके पूछ लिया, ये सब कब तक चलेगा? जब तक आप चाहो। राघव ने लिख भेजा, मेरे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता, आप में ईगो ज्यादा है। मैं गुस्से में थी, इसलिए जो मन में आया लिखकर भेज दिया। शुरू आपने किया था, मैंने आपको कॉल किया तो उठाया क्यों नहीं? छोटी सी की बात के लिए आप इतनी अकड़ दिखा रहे हो। राघव ने भी लिख भेजा। उससे बात करते हुए मैंने महसूस किया, इन 4 दिनों में उससे बात न करके जितनी अपसेट मैं थी उतना ही वो भी था। मैंने महसूस किया कि एक बहुत मामूली सी बात पर हम दोनों में बहस हुई और एक दूसरे को हमने हर्ट किया। एक लंबी चौड़ी बहस के बाद राघव ने लिख भेजा, आपको मुझसे शादी करनी है या नहीं?
ये ऐसा सवाल था जिसने मुझे उलझा कर रख दिया। रिश्ता पक्का हो चुका था, घर बाहर सबको इस बारे में पता था, घर में सब खुश थे। फिर एकदम से ये सवाल क्यों? मैं इस रिश्ते को खराब करना नहीं चाहती थी, इसलिए कुछ देर बाद लिख भेजा, करनी है। ये की ना हिम्मत वाली बात। राघव ने लिख भेजा, इसमें हिम्मत वाली बात क्या है? मैंने लिखा, हम दोनों एक जैसे हैं, शादी के बाद लाइफ अच्छी कटेगी, आपसे झगड़ा करने में मजा आएगा। राघव ने लिख भेजा, मेरी जिंदगी का एक असूल है, अगर इंसान इम्पोर्टेंट है तो बात को भूल जाओ, और अगर बात इम्पोर्टेंट है तो इंसान को भूल जाओ। मेरे लिए यहाँ आप इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं उस बात को भूलना चाहूंगी। मैंने लिख भेजा, इसी बात पर कॉल करो मुझे। राघव ने लिख भेजा, रात का 1 बजा था, जिया भी मेरे कमरे में सो रही थी, इसलिए मैंने लिख भेजा, इस वक्त अभी रात बहुत हो चुकी है, मैं आपको सुबह कॉल करती हूँ। नहीं अभी, मुझे बस आपकी आवाज़ सुननी है, 4 दिन से मैंने आपकी आवाज़ तक नहीं सुनी है, चलो फ़ोन करो। राघव ने कहा। उसकी जिद के सामने मुझे झुकना पड़ा। मैंने उसे कॉल किया, 2 मिनट बात की और फिर दोनों सोने चले गए। राघव से बात करके मेरा मन काफ़ी हल्का हो चुका था। मैं उसे चाहने लगी थी। उसकी नाराज़गी से मुझे फ़र्क पड़ने लगा था। मैं बस उसे हमेशा खुश देखना चाहती थी और इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए था। तो दोस्तों, ये था साकीनामा भाग 9। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें साकीनामा मेरे साथ।